नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। और हमने पिछली बार हमारे मूर्धन्य साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर हमने बात की थी, उनके व्यक्तित्व पर हमने बात की थी और उनकी जो व्यक्तित्व की विशिष्टता है उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम जो आपके पाठ्यक्रम में द्विवेदी जी एक निबंधकार के रूप में जुड़े हुए हैं, तो हम उनके निबंधों की कुछ विशिष्टताओं और उनके कुछ निबंधकार स्वरूप की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि द्विवेदी जी किन अर्थों में दूसरे निबंधकारों से विशिष्ट है। ये उनका व्यक्तित्व जो है वो निबंधों में भी परिलक्षित होता है, जो द्विवेदी जी को अपने समकालीन दूसरे सभी निबंधकारों से अनूठा और अलग तरह का बनाता है। आप सबको पता है कि द्विवेदी जी निबंधकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े आलोचक थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये माना जाता है कि आधुनिक काल में शुरुआत में जो पहले 1900 से लेकर 1950 का जो एक दशक है, उसमें दो सबसे बड़े आलोचक हुए थे। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनसे आप सब परिचित हैं, और दूसरे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस साहित्य के इतिहास के भी ये लेखक थे और आलोचक तो थे ही। इनकी लगभग 17 जो रचनाएं और पुस्तकें हैं वह आलोचना और शोध से संबंधित है, साहित्य के इतिहास से संबंधित है। 4 इनके उपन्यास हैं। उपन्यासकार भी ये बहुत अनूठे और बड़े थे और प्राय इनका चूँकि साहित्य का इतिहासकार रूप इतना प्रसिद्ध हो गया, कथाकार रूप, कि प्राय इनका निबंधकार वाला स्वरूप उतना जो है बाहर नहीं आ पाता। आलोचक और उपन्यासकार के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं बजाय निबंधों के। लेकिन निबंधों में भी इनके 6 जो है संग्रह हैं। उसमें जो विचार और वितर्क है, यह इनका पहला निबंध संग्रह माना जाता है और जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अन्य निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता, ये तमाम इनके जो है अन्य जो है वो निबंध संग्रह है। तो अक्सर परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कोई 2 निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो आप बेचक बता सकते हैं विचार और वितर्क, अशोक के फूल। और अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि कोई 2 निबंध, अन्य 2 निबंधों के नाम बताइए जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तब भी आप इनके जो शीर्षक होता है संग्रह का, वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र निबंध होता है। तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, आप कोई भी जो है वो नाम दे सकते हैं। द्विवेदी जी के निबंध जो हैं वह अगर हम बात करें तो वह भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, उन सब की एक नई व्याख्या करते हुए लिखे गए निबंध हैं। और ज्योतिष पर भी, यहाँ तक कि ज्योतिष पर भी अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो बेहद कम लेखन हुआ है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ज्योतिष पर भी लिखते हैं। तो इनका जो निबंधकार स्वरूप है वह वनस्पतियों पर भी लिखता है, तो ज्योतिष, देखिए दोनों बिल्कुल अलग छोर हैं। पेड़ पौधों पर भी ये लिखते हैं तो बिल्कुल दूसरे छोर ज्योतिष पर लिखते हैं। संस्कृति, धर्म, दर्शन तो इनका मास्टर एरिया है, उसमें तो ये बिल्कुल ही सचिन तेंदुलकर है उस क्षेत्र के। तो ये, और उनको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वो बिल्कुल नए रूप में सामने आ जाते हैं। यानी जो जिनको हम अभी तक पढ़ रहे थे, वो पढ़ते पढ़ते अचानक पुरानी चीज़ों को ऐसा वो लाते हैं कि वो हमें बिल्कुल नए स्वरूप में नज़र आने लगता है। द्विवेदी जी के निबंधों की एक और विशेषता की अगर हम बात करें तो उनका परिवेश बिल्कुल देसी है। वो खुद स्वयं जो है सरल और सहज स्वरूप के व्यक्ति थे और उन्होंने जब निबंध लिखा तो वो सहजता, सरलता, उनके जो गांव उनके हृदय के अंदर था वह उनके निबंधों में उतर आया, जिसको कवि लोग कहते हैं ना देशज
बंदा है या इंडिजीनियस एक आदमी है, एकदम गांव गवार का आदमी है, वैसा इनका निबंध साहित्य है। और जो हमारे सिलेबस में भी जो इनका निबंध लगा हुआ है, मेरी जन्मभूमि, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो बड़ी भावुकता से अपने गांव को याद करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और हमारी आंखों के सामने वो पूरा गांव उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी जो है देशज एक गांव के एक आदमी की तरह हमसे बात करते हैं, और इसीलिए उनके निबंधों में सहजता और सरलता आ जाती है। उनके निबंध की एक और विशेषता, ये सबसे बड़ी विशेषता हम कहें कि वो मनुष्यता को लेकर लिखे गए निबंध है। मानवता को लेकर उनकी हमेशा से चिंता रही है। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पूरे साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता का विकास होना चाहिए, मनुष्यता की रक्षा होनी चाहिए। और यही कारण है कि कबीर उनके सबसे प्रिय कवि थे, सूरदास भी उनको प्रिय थे, क्योंकि हम अगर देखें तो कबीर की पूरी कविता ही उस मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की कविता है, मनुष्यता को पहचानने की कविता है, कि हम किसी मनुष्य को उसके जन्म, उसके वर्ण, उसकी जाति, उसके धर्म से ना पहचानें, बल्कि हम किसी से मित्रता करें, संबंध रखें तो इसलिए रखें कि वो मनुष्य है, वो अच्छा है, वो हमारे जैसा है, उसी से हम वो रखें, ना कि ये देखकर हम मित्रता या संबंध रखें कि वो हमारी जाति का है या किसका है। ये द्विवेदी जी के निबंधों की बड़ी विशेषता है कि वो मानव कल्याण, मनुष्यता, मानव धर्म, जो भक्ति आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा मूल्य था, उसकी जो है वह चर्चा करते हैं। और द्विवेदी जी अपने निबंधों में चर्चा करते हुए पुराने संस्कृत साहित्य की ओर अक्सर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वो दौर था जब जितने साहित्यकार थे वो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक भी होते थे। एक तरह से ये समझिए कि आप उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। मतलब शुक्ल जी भी थे तो संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, ब्रज, लगभग इतनी भाषाएं वो जानते थे। द्विवेदी जी बंगला, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत के अद्भुत विद्वान थे। आज हमसे 2 भाषाएं नहीं संभलती, और ये लोग 5-5, 6-6 भाषाओं में जो है वह पारंगत ना केवल हो जाते थे, बल्कि उसमें सिद्धस्ता हासिल कर लेते थे, क्योंकि इनके समय में व्हाट्सएप और मोबाइल था नहीं। तो ये इन्होंने बड़ा जो है बढ़िया काम किया। तो द्विवेदी जी के ये निबंध बार बार संस्कृत साहित्य की ओर जाते हैं, प्राकृत साहित्य की ओर जाते हैं, अपभ्रंश की ओर जाते हैं, और वहाँ से जो है वह कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और हमको परिचित कराते हैं, और हमें भी लगता है अच्छा इस तरह से भी बात की गई है इसमें। तो ऐसे हमारे जो है द्विवेदी जी निबंधकार हैं, जो एक सांस्कृतिक जो हमारा इतिहास रहा है भारत का, उसको दोबारा लिखते हैं अपने निबंधों के द्वारा। कई बार परीक्षा में ये एक लाइन का इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि द्विवेदी जी जो है वो सांस्कृतिक इतिहास को दोबारा लिखते हैं, या लिखने वाले रचनाकार हैं वो संस्कृति के रचनाकार हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि वह उनको जो है बड़े से बड़े पुराण, इतिहास, उपनिषद, वहाँ से गंभीरतम बात उठाएंगे और अचानक उसको बिल्कुल आपसे सहजता से जोड़ देंगे, और कोई पांडित्य नहीं, कोई वो वैसा नहीं कि आपको डराए। कई बार होता ही है कि हम जब बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान को हम इतना ज़्यादा अपने अंदर डाल लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, कि वो कई बार हमारे ऊपर एक बोझ की तरह, एक ताकत की तरह भी आ जाता है, और हम दूसरों को तो उससे डराने लगते हैं। द्विवेदी जी वो नहीं करते। वह अपने ज्ञान का उपयोग डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें समझाने के लिए करते हैं और उसको जोड़ते हैं आज के संदर्भ में। ये भी एक निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का बड़ा जो है वह योगदान है। और हम अगर देखें तो उनकी रुचि राजनीति में उतनी नहीं है जितनी संस्कृति में है। उनकी रुचि दूसरे जो प्रकरण होते हैं उनकी ओर कम जाती है, और संस्कृति, हमारा धर्म, दर्शन, इस तरफ जो है वह ज़्यादा वो निबंधकार के रूप में जो है जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनको एक निबंधकार के रूप में अनूठा बनाती है।
और यह जो बार बार अतीत की ओर वो जाते हैं, संस्कृति के पुराने स्वरूप की ओर जाते हैं, तो यहाँ आप एक हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो रूढ़ियों और अंधविश्वासों में नहीं जाते। प्राय होता यह है कि हम जब भी अतीत की ओर जाते हैं, या हम अगर अतीत मोह से कुछ लिखना या पढ़ना चालू करते हैं, या हम अतीत के कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आज आजमाना चाहते हैं, तो अधिकांश वो चीज़ें जो है वो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और जो है कुरीतियाँ ही होती है। लेकिन द्विवेदी जी बिल्कुल अतीत की कुरीतियों और उनकी रूढ़ियों को जो है वह अलग करते हैं, और जो पुराने में जो अच्छा है, जो जो हमारे लिए मंगलमय है, जो हमारे स्वीकार करने योग्य है, उसको अपनाते हैं। जो अमांगलिक है, जो मनुष्य मात्र को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको वो अपने निबंधों में जगह नहीं देते। अतीत में बाल विवाह था, एक प्रथा है, तो हम आज उसको नहीं अपना सकते। एक रूढ़ी है, कुरीति है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं साहब अतीत में सब अच्छा है, तो हम उसको आज थोड़ी अपनाएं। ये द्विवेदी जी ऐसे अलग करते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह से द्विवेदी जी जो है वो निबंधकार के रूप में अपना एक अनूठा परिचय देते हैं, और यह उनके कुछ निबंधों की विशेषताएं हैं। और भी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो तब तक आज के लिए आप स्वयं और द्विवेदी जी पर पढ़िए। निबंधकार के रूप में आपको बहुत मिलेगा उन पर, चूँकि बड़े रचनाकार रहे हैं और उन पर बहुत लिखा गया है। आगे हम और इस पर बात करेंगे।